हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग रीहैब आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। मुझे दानिश ने आई थिंक बोला था कमेंट्स में कि मैम इसके बारे में भी बात करना। सो आई थॉट एक पूरा प्रोटोकॉल मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। एक एक पार्ट कवर करने से बेटर है कंप्लीट प्रोटोकॉल, पूरा रीहैब प्लान एक शेयर कर दूँ। एंड फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे टॉपिक्स के लिए या फिर कमेंट करना कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो टोटल नी रिप्लेसमेंट है क्या? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम डैमेज नी को हटाकर एक न्यू नी लगाते हैं मेटल की। क्यों करते हैं? किसी पेशेंट को ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या फिर कोई चोट लग गई हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो। फिजियोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि बहुत क्रिटिकल है रिकवरी में एंड मोबिलिटी रिस्टोरेशन में। ये काम और कोई नहीं करवा सकता, रिकवर करने में और मोबिलिटी वापस लाने में सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। देखो, जो सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, वो लोग सर्जरी कर देंगे, दवाइयाँ देके पेन कम कर सकते हैं, लेकिन वापस चलने फिरने में सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का ही है, वापस अपने एडीएल में वापस आने का। सबसे कॉमन क्या सिम्टम्स हैं? पोस्ट ऑपरेटिव दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस आएगी, वीकनेस आएगी। ठीक है। पेन क्यों होगा? क्योंकि टिश्यू में ट्रॉमा हुआ है, टिश्यूज कटे हैं, मसल्स को काटा गया है, इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पर, एंड सर्जिकल इंसिजन लगा है, कट लगा है, इसीलिए पेन आएगा। स्वेलिंग हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है मसल्स को, स्किन को, तो स्वेलिंग आ जाती है। एंड लिम्फेटिक ओवरलोड भी है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि कुछ हुआ है तो उसको हील करने सारे हमारे बीटा सेल्स, बी सेल्स, लिम्फोसाइट सब पहुंच जाता है। स्टिफनेस क्यों है? मसल गार्डिंग की वजह से एंड अगेन इन्फ्लेमेशन की वजह से, कि मसल्स जो है उनका प्रोटेक्टिव, नेचुरली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिसके कारण स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि मसल्स गार्डिंग का काम कर रही है कि अच्छा यहाँ कुछ हो गया है, यहाँ पे टाइट रखो एकदम, तो इसीलिए वो स्टिफ लगती है मसल्स हमें। वीकनेस आती है क्योंकि क्वाड्रिसेप्स का इनिबिशन हो गया है, क्वाड्रिसेप्स का काम बंद हो गया है। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, चलने में दिक्कत आती है, स्कार में अडहेशन बनने लगते हैं एंड पटेलर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन के क्या कारण है? अभी हमने बात करी, स्वेलिंग होती है क्योंकि सर्जरी से ट्रॉमा हुआ है, लिम्ब डिपेंडेंसी हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। स्टिफनेस होती है क्योंकि इमोबिलाइजेशन है, पेशेंट एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। स्कार टिश्यू गार्डिंग, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मसल्स एकदम गार्ड जैसा काम करने लगती हैं कि यहाँ कुछ हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखो। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। पेन होता है क्योंकि इंसिजन लगा है, मसल में स्पैज्म हुआ है और एडिमा है। अब गोल्स ऑफ रिहैब क्या है? पेन को कम करना है, स्वेलिंग को कंट्रोल करना है, रेंज ऑफ मोशन को वापस लाना है, मसल स्ट्रेंथ को वापस लाना है, गेट पैटर्न को नॉर्मल करना है एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस वापस लेके आनी है। तो हम फेज 1 की बात करते हैं, जो कि वीक 0 से लेके वीक 2 तक रहता है, मतलब जिस दिन सर्जरी हुई उस दिन से ही शुरू हो जाता है, इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव। सर्जरी हुई, पेशेंट आईसीयू से वार्ड में आया और तुरंत उसका शुरू हो जाता है थेरेपी। ठीक है, इसमें हमारा गोल्स क्या है? पेन को मैनेज करना, स्वेलिंग को मैनेज करना, कॉम्प्लिकेशंस ना होने देना और थोड़ा बहुत रेंज ऑफ मोशन को शुरू करवाना। कैसे करेंगे पेन को मैनेज, स्वेलिंग को मैनेज? क्रायोथेरेपी देंगे, ठीक है, आइस पैक देते हैं ना, एलिवेशन करवा के रखते हैं, 2 या 3 पिलोज लगा के हमेशा उठा के ही रखते हैं लिम्ब को कि अडीमा ना हो। फिर एंकल पंप्स करवाते हैं, क्वाड्रिसेप्स या फिर ग्लूट्स का सेट्स करवाएंगे, जो आइसोमेट्रिक्स करवाते हैं हम लोग। देन वील गो फॉर हील स्लाइड्स, पटेलर मोबिलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड वॉकर यूज। ये सब हम लोग डे 0 से शुरू कर देते हैं। देन फेज 2 की बात करते हैं, वीक 2 से लेके वीक 6 तक, जिसमें अर्ली रिकवरी वाला फेज होता है। इसके अंदर रेंज ऑफ मोशन को बेटर करना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम शुरू करना है और गेट ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो इसमें हम लोग जो स्टेशनरी साइकिल होती है वो करवाएंगे, स्ट्रेट लेग रेज करवाएंगे, हैम्स कर्ल्स करवाएंगे, सिट टू स्टैंड करवाएंगे। फिर वॉकर से हम लोग केन पे ले आएंगे पेशेंट को एंड सिमेट्री पे काम करेंगे। इनमें से कुछ भी ऐसा लग रहा है ना कि मैम नहीं समझ में आ रहा,
या ये क्या होता है, इसमें कैसे करते हैं, आप कमेंट्स में डेफिनेटली लिख सकते हो एंड मैं उसके बारे में और बात कर सकती हूँ। मैं अज्यूम ऐसा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये सब ऑलरेडी आता है। अगर आप रिहैब प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि। तो इन केस फिर भी कोई बात नहीं, नो जजिंग हेयर, यहाँ पे कुछ भी जज किसी को नहीं किया जाता। आप चाहे फोर्थ ईयर में हो या इंटर्न हो या आप प्रोफेशनल हो, नहीं आता तो नहीं आता, इट्स वेरी नॉर्मल। हो सकता है मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हो, नहीं पता हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि नहीं मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसमें क्या होता है। तो हम कमेंट्स में ही डिस्कस कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो एक वीडियो भी बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देन थर्ड फेज हमारा है 6 वीक से 12th वीक तक, जिसमें हम लोग एंटायरली स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। इसके अंदर हमें एंड्योरेंस एंड फुल रेंज ऑफ मोशन पे आना है, गेट पैटर्न को बिल्कुल नॉर्मलाइज करना है। इस पे स्टेप अप करेंगे, स्क्वाट्स कर देंगे, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ एक्सरसाइजेज ऐड कर देंगे रेंज ऑफ मोशन वाली। देन ट्रेडमिल वॉकिंग शुरू कर देंगे एंड प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अब प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग इन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। आपको पता है क्या होती है तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि यस, कमेंट्स में सिर्फ यस लिख दो, आई विल अंडरस्टैंड कि आप प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग की बात कर रहे हो। आप लिख दो पीटी यस, ठीक है। इन केस नहीं पता तो वी कैन डिस्कस, आप वो भी लिख सकते हो कि नहीं पता, पीटी नो लिख दो अगर नहीं पता। देन वीक 4, 3 मंथ्स के आगे जो चलता है एडवांस रिहैब। अब ये ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर जिनका पैरों से मतलब फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हम बहुतों को करवाते हैं कि वापस बैक टू लाइफ तो आ ही सकें। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस को एनहांस करते हैं, एडीएल्स को रिज्यूम कर सकते हैं, लाइट स्पोर्ट्स में वापस आ सकते हैं। क्या करवाएंगे हम, लंजेस करवाएंगे, पार्शल स्क्वाट्स करवाएंगे, आउटडोर वॉकिंग एंड साइकिलिंग करवा सकते हैं। अभी तक हम स्टैटिक साइकिल पे थे, अब हम डायनेमिक साइकिलिंग पे आ गए हैं। कॉन्टिन्यूस स्ट्रेंथनिंग एंड एजुकेशन। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड टिप्स क्या है, देखो अब पूरा घुटना बदला है, पूरा हड्डी को निकाल के एक नया पार्ट लगाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 3 4 6 महीने में एकदम आप परफेक्टली फाइन हो जाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म आपको करते रहना पड़ता है, जैसे कि आपने अपना वेट मेंटेन करके रखना है, जॉइंट को हेल्थी रखना है, हाई इम्पैक्ट की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। घर पे भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, देखो शुरुआत में तो फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आते हैं, थेरेपी करा के जाते हैं, बट आपको अपने आप भी आगे आगे ट्रीट करते रहना है, अपने आप को घर पे भी एक्सरसाइजेस करते रहना है। देन शेड्यूल फॉलोअप्स, कि पेशेंट बार बार आपसे फॉलोअप ले। समझो आपने 2 हफ्ते का उसको बता दिया कि 2 हफ्ते आपने ये करना है, पेशेंट ने कर लिया, अब वो सेम करता रहेगा तो उसका इम्प्रूवमेंट कम होगा। तो इसीलिए फॉलोअप लो, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद फिर पेशेंट को बोलो अच्छा अब आप ये ऐड कर दो, ये बढ़ा दो, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी पेशेंट को। ऐसा ना हो कि पेशेंट साइकिलिंग कर रहा है बाहर या वॉकिंग कर रहा है और गिरने का चांस है, तो उसको बताना पड़ेगा कि गिरो नहीं, उसके लिए ये करना है आपने। रेड फ्लैग्स एंड व्हेन टू रेफर। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके हाथ में ना हो, हर चीज़ आपके हिसाब से प्लान नहीं चलती है। आप सोचो मैं तो ये करवाऊंगा लेकिन पेशेंट की बस की नहीं है ये करना, तो वहाँ तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको एंड हर चीज़ अपने हाथ में नहीं लेनी कि अच्छा ये हो रहा है कोई बात नहीं इसके लिए मैं ये कर दूंगा, नहीं। सर्जन का काम सर्जरी करना है ना, आप नहीं कर सकते। सिमिलरली आपका काम थेरेपी कराना है, वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आउट ऑफ हैंड जा रही हैं, आपको लग रहा है नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपको रेफर करना है। ये सोच के नहीं बैठ जाना कि पेशेंट मेरे हाथ से चला जाएगा। पेशेंट का भला करने आए हो, उसी का भला सोचो, अपना भला मत सोचो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने 20 दिन एक्सरसाइज करा ली है लेकिन अब ये सूजन तो कम नहीं हो रही, अब मैं करवाता रहता हूँ। ये खुद ही गूगल कर लेंगे, खुद ही किसी से कंसल्ट करके खुद ही उसको बताते रहेंगे चीज़ें, और उसको डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे। बोलेंगे ये तो नॉर्मल है, होता रहेगा, कि आपका थेरेपी ना बंद हो जाए। नेवर डू दैट। पैसा आ जाएगा जीवन में, वो एक पेशेंट आपने खराब कर दिया तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, लिटरली। ठीक है, तो परसिस्टेंट या फिर एक्सेसिव स्वेलिंग है अगर पेशेंट को, तो आपको रेफर करना है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत ज़्यादा है और बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो आपको भेजना है। अगर डीवीटी के साइंस हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, काफ पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो आपको भेजना पड़ेगा। फीवर है या फिर वूंड जो है वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको भेजना पड़ेगा। टेक अवेज क्या है, रिहैब जो है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए एंड पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही ट्रीटमेंट प्लान बनाया सारे पेशेंट्स पे चेप दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट की नीड्स अलग है, डिमांड्स अलग है, कंडीशन अलग है, सबके लिए अलग पर्सनलाइज प्लान बनेगा।
यू हैव टू फोकस ऑन पेन सबसे पहले, देन वर्क ऑन रेंज ऑफ मोशन, देन वर्क ऑन स्ट्रेंथ एंड देन वर्क ऑन फंक्शन। ये आपके 4 प्रायोरिटीज होनी चाहिए, P1, P2, P3 एंड P4। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी रिकवरी में। कीप दैट इन माइंड, आप इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि पेशेंट को किसी और की ज़रूरत है, डू रेफर, बैठे मत रहो पेशेंट को लेकर। Thank you for watching. Subscribe for more and comment down below any of your doubts.